हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम डॉक्टर अंकित जैन और आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 11th क्लास की हमारी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में कुल 4 चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल नीट में 8 से लेकर के 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। इस यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड चैप्टर है इस यूनिट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से हर साल 2 से लेकर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। इस चैप्टर से भी नीट में हर साल 2 से लेकर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फर्स्ट यूनिट का हमारा फोर्थ और लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिससे हर साल नीट में 3 से लेकर के 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर से पहले एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। सबसे पहले हम उन इन्फॉर्मेशंस को कवर करेंगे, जिसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उन साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। ही वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 और 2004 में अराउंड 100 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद में उनकी डेथ हो गई थी। अर्नेस्ट मेयर जो है ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो इवोल्यूशन बायोलॉजी है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है और इन्हीं को 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, जिसको प्रेजेंट टाइम में भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। नीट में इससे भले ही हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हमको आने वाले सभी चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस फर्स्ट चैप्टर को 4 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है व्हाट इज लिविंग, सेकंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड मेजर टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड फोर्थ वन इज टेक्सोनोमिकल एड्स। आगे हम इन सभी 4 टॉपिक को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज लिविंग, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जनरल वे में अगर हम इसे आंसर करें तो हम कह सकते हैं कि जो घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो सब लिविंग की कैटेगरी में आएंगे, और जिनमें ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती है वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा साइंटिफिक वे में आंसर करेंगे और हम बात करेंगे यूनिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 यूनिक फीचर्स हैं, जिनमें से पहला है ग्रोथ, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम इन्हीं 5 कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ग्रोथ को मेजर करने के 2 मेन पॉइंट्स हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यानी कि या तो ओवरऑल बॉडी का मास इंक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए। इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में ये ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होती है। प्लांट्स के केस में सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। एनिमल्स में सेल डिवीजन अप टू ए सर्टेन एज चलता है और उसके बाद में बॉडी के ज़्यादातर टिश्यूज में सेल डिवीजन बंद हो जाता है। हालांकि जो लॉस्ट सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ टिश्यूज के अंदर सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीबा में सेल डिवीजन होने से 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, लेकिन इसे हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इवेंट पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर यानी कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। बॉडी की सोमेटिक सेल्स में जब डिवीजन होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ, और बॉडी की जर्म सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन करके रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। तो हमने देखा कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर सभी तरह के ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ग्रोथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी पानी में डालने से फूल जाती है। कई बार जो पहाड़ हैं, रेत के टीले हैं, उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं
कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है, लेकिन ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ अपने ही जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई अलग अलग मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वर्म है, इसमें ट्रू रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो ये उसको रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। और इसी तरह से फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोस, इन सभी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है इनका जो थ्रेड होता है उसके अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़ा जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ग्रो कर जाएगा, इसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, इन सभी के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब सेम है। जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि अगर एक अमीबा में सेल डिवीजन होने से 2 डॉटर अमीबा बनते हैं तो इसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं और इसी को हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है, लेकिन कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, या जिनको हम खच्चर कहते हैं, और हनी बीज के केसेस में जो वर्कर बीज होती हैं वो भी स्टेराइल होती है। और इसी तरह से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सभी रिप्रोडक्शन नहीं कर। तो क्या इन सबको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं? नहीं, इनमें भले ही रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है, लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कई तरह के केमिकल्स से मिलकर बनते हैं। बॉडी के अंदर ये केमिकल्स जो हैं लगातार बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इन्हीं केमिकल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। बॉडी के अंदर ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं, एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ केमिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, इन सभी को कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मिला करके कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल फ्री सिस्टम में बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जा सकता है। यहां हमको समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस की सभी रिएक्शंस हो रही है, ब्रेकडाउन की सभी रिएक्शंस हो रही है, कन्वर्जन की सभी रिएक्शंस हो रही हैं, ये सभी रिएक्शंस जो हैं, इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन सभी रिएक्शंस का जो सम टोटल है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो किसी इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन को एज ए केमिकल रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में बॉडी के बाहर कराया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है वो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और जब हम बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं तो उसे हम ना तो पूरी तरह से लिविंग कह सकते हैं, ना ही पूरी तरह से हम उसे नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
बिना किसी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इससे पहले हमने जो दो प्रॉपर्टीज देखी थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसमें हमने कहा था कि वो दोनों प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और ये लिविंग और नॉन लिविंग के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा कंफ्यूजन बच जाता है कि जब हम इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं तो वो लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन जरूर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टीसेल्यूलर हो। सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए एक डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं वायरस, क्योंकि वायरस के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट ऑब्वियस और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। कॉन्शियसनेस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनको फील करते हैं, उनको सेंस करते हैं, और इनकी सराउंडिंग्स से जो भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस इनको मिलते हैं उनके अगेंस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक सभी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होती है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। अब अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के अंदर एक और यूनिक फीचर होता है, आसपास की सराउंडिंग्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद के लिए, खुद के प्रति भी अवेयर होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल टाइप का पॉइंट आ गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने बारे में सोचता है कि हमने जन्म क्यों लिया है, लाइफ का क्या पर्पज है, और इसी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कॉन्शियसनेस कंपल्सरीली प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हालांकि यहाँ भी हम एक एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है जो अपनी सराउंडिंग्स या किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर भी वो लिविंग है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कॉन्शियसनेस। और हमने देखा कि जो पहले 2 फीचर्स थे यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर हैं लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और जो बाद वाले 3 फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होने के साथ साथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझ लिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग
इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। इवॉल्विंग होते हैं, यानी कि इनमें टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव चेंजेस आते रहते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी कि ये अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम, यानी कि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं और सभी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिविंग फिनोमिना क्या है, यानी कि जिंदा होने का मतलब क्या है। तो अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है। ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो लिविंग फिनोमिना है वो इन सब की इंटरेक्शंस का रिजल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी सेल्यूलर ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस का रिजल्ट होती है। इसी तरह से सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स जो इंटरेक्शन करते हैं उससे सेल्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है और सेल्स की इंटरेक्शन से टिश्यू की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। इसी तरह से टिश्यूज़ की जो इंटरेक्शंस हैं वो ऑर्गन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। ऑर्गन्स की इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है और ऑर्गन सिस्टम्स की इंटरेक्शन से बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, व्हाट इज लिविंग। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो घर के अंदर हम खुद हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं। इसके अलावा लिजर्ड हो सकते हैं, कॉकरोच हो सकते हैं, मॉस्किटोज हो सकते हैं, प्लांट्स में मनी प्लांट या तुलसी के पौधे। इस तरह से हम बात करें तो हमारे घर के अंदर जितनी अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल हैं वो घर की बायोडाइवर्सिटी हो गई। अगर हम एरिया को थोड़ा बढ़ा दें और पूरी कॉलोनी की बायोडाइवर्सिटी को देखें तो कुछ और स्पीसीज प्लांट की कुछ और स्पीसीज ऐड हो जाएंगी, कुछ और एनिमल्स भी ऐड हो जाएंगे, डॉग, काउ, बफेलो। इस तरह से स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाते जाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है। अगर हम कॉलोनी से निकलकर किसी फॉरेस्ट में चले जाएं तो वहां पर स्पीसीज रिचनेस और ज्यादा होगी, यानी कि वहां की बायोडाइवर्सिटी और भी ज्यादा रिच होगी। इस तरह से अगर हम वर्ल्ड की ओवरऑल टोटल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अभी तक 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि अभी तक अर्थ पे ऑर्गेनिज्म्स की टोटल 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड स्पीसीज नॉन हैं। हालांकि जैसे जैसे साइंटिस्ट नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, कई बार पुराने एरियाज को भी रीडिस्कवर करने पर पे नई स्पीसीज जो है वो मिलती जाती है, तो ये स्पीसीज का नंबर जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो हमने देखा कि अभी तक 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज नॉन है और साइंटिफिक डिस्कशन के लिए हर स्पीसीज का, हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए। और इसलिए हमें सभी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना होती है और ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। सभी प्लांट्स के लिए नेमिंग के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसे हम कहते हैं ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में जो सेट ऑफ रूल्स यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो हमारा मेन एम होता है वो ये होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नेम होना चाहिए और ये जो यूनिक नेम है ये किसी
दूसरे ऑर्गेनिज्म को असाइन नहीं होना चाहिए। तो नॉन ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर के लिए हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज करते हैं। ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था और ये नॉन ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हर ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 वर्ड्स होंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होना चाहिए, जिसमें पहला नाम जो होता है, पहला वर्ड जो होता है वो कहलाता है जेनरिक नेम, या इसे हम कहते हैं नेम ऑफ जीनस, और जो सेकंड वर्ड होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, या इसे हम सिंपली नेम ऑफ स्पीसीज भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंजीफेरा जो है इसे हम जेनरिक नेम कहते हैं, या ये नेम ऑफ जीनस है, और इंडिका को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के कुछ और रूल्स इस तरह से हैं। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जो 2 वर्ड्स हम यूज करते हैं वो लैटिन वर्ड होना चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज से वर्ड लिए जाते हैं तो उनको पहले लैटिनाइज किया जाता है, और जब इन वर्ड्स को प्रिंट किया जाता है तो इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम में जो 2 वर्ड्स हैं उनमें से जो फर्स्ट वर्ड होता है वो नेम ऑफ जीनस होता है, यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नेम होता है, सेकंड वर्ड होता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो स्पीसीज नेम को रिप्रेजेंट करता है। जब बायोलॉजिकल नेम्स को हाथों से लिखा जाता है, हैंड रिटन कंडीशन में, हम नेम ऑफ जीनस और नेम ऑफ स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब इनको टाइप किया जाता है तब इनको इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। इटैलिक्स में टाइप इसलिए किया जाता है कि इटैलिक्स फॉन्ट जो है वो इनके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में नेम ऑफ जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है और स्पेसिफिक एपिथेट के फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं मैंजीफेरा के एम को हमने कैपिटल लिखा है और इंडिका के आई को हमने स्मॉल लिखा है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में साइंटिस्ट के नेम को दोनों वर्ड्स के बाद में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में हम नाम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पर लिन जो है ये हमने कैरोलस लिनियस को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मैंजीफेरा इंडिका जो स्पीसीज है इसको सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो नॉन ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करने की प्रोसेस, उनको क्लासिफाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज में जिन कैरेक्टर्स पे हम मेनली फोकस करते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेकंड कैरेक्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये वो मेन बेसिक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करके मॉडर्न क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द 4 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनोमी। सबसे पहली प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करते हैं और उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करते हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और फिर फाइनली हम उसको नया नाम देते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो मॉडर्न टेक्सोनोमी की ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो अब बात करते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव किया गया वर्ड है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरे।
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। लिनियस के पब्लिकेशन का नाम क्या था? तो सिस्टेमा नेचुरे। अब हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक्स, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसका स्कोप क्या है, इसमें हम किन चीज़ों के साथ डील करते हैं? तो इसमें हम डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। वैसे यही सारी चीज़ें अभी हमने पिछली स्लाइड में टेक्सोनॉमी में भी लिखी थी। टेक्सोनॉमी में भी हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिर टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में डिफरेंस क्या है? तो सिस्टेमेटिक्स में हम एक एडिशनल पॉइंट ऐड करते हैं विच इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिस्टेमेटिक्स में हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ, टेक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी काउंट करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एंसेस्टर कौन है, डिसेंडेंट कौन है, कौन किससे डेराइव हुआ है। जब हम इन सब चीज़ों को क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी के साथ ऐड करते हैं तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। हम ये भी समझ सकते हैं कि सिस्टेमेटिक्स एक ब्रॉड वर्ड है जिसकी एक छोटी ब्रांच टेक्सोनॉमी होती है। अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 फंडामेंटल बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है विच आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। एनिमल्स के लिए हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं और प्लांट्स के केस में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। और किंगडम, यहाँ अगर ऊपर से नीचे हम इनको पढ़ें तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। हमने इनको नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और इस असेंडिंग ऑर्डर को ही हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है विच इज स्पीसीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जीनस जो है वो स्पीसीज से बड़ा होता है क्योंकि एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज होती है। फैमिली जीनस से बड़ी होती है क्योंकि फैमिली में कई सारे जेनरा आते हैं, कई सारे जीनस आते हैं। ऑर्डर फैमिलीज से बड़ा होता है क्योंकि ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होती है। देन क्लास जो है वो ऑर्डर से बड़ी होती है। फिर फाइलम या डिवीजन क्लास से बड़ा होता है और इनमें सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है विच इज किंगडम। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज और यहाँ पर लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। हालांकि किंगडम से भी बड़ी यूनिट होती है विच इज डोमेन, लेकिन एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में उसको डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये हमने देखी 7 फंडामेंटल, 7 बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जिसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या इसको सिंपली कैटेगरी भी कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी कहते हैं, इसी को रैंक भी कहते हैं और इसी को टेक्सोनोमिक रैंक भी कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का रिलेटिव लेवल होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर। जैसे हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की देखी थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो उसमें हर एक लेवल अपने आप में एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहलाती है। और हर कैटेगरी जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करती है। जैसे हमने कहा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। अब हम बात करते हैं टेक्सोन। टेक्सोन वर्ड का प्लूरल होता है टेक्सा। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी टेक्सोनोमिक रैंक या टेक्सोनोमिक कैटेगरी को डेजिग्नेट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा मेमल्स, तो मेमल्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और ये किस टेक्सोनोमिक कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो मेमल्स ग्रुप जो है वो क्लास एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और मेमल्स जो है या मेमेलिया जो है वो क्लास टेक्सोनोमिक कैटेगरी को डिनोट करता है। तो जब हम कहेंगे क्लास तो वो कहलाएगी टेक्सोनोमिक कैटेगरी और जब हम क्लास बताएंगे मेमेलिया तो वो कहलाएगा टेक्सोन। कैटेगरी और टेक्सोन को समझने के लिए हमने लोयन का एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिया है। टेबल में एक साइड हमने लिखा है कैटेगरी या इसी को रैंक कहते हैं और दूसरी साइड में हमने लिखा है टेक्सोन।
तो अगर कैटेगरी की बात करें तो हमने देखा था 7 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब हम टेक्सोन की बात करें तो जब हम लॉयन का किंगडम बताएंगे तो किंगडम हम बताएंगे एनिमेलिया। जब हम फाइलम बताएंगे फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पीसीज लियो। तो जब हम टेक्सोन में से कोई भी एक वर्ड चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेमेलिया, तो मेमेलिया एक टेक्सोन है जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की में किसी न किसी कैटेगरी को डिनोट करता है। तो यहाँ मेमेलिया कौन सी कैटेगरी को डिनोट करता है? मेमेलिया डिनोट करता है क्लास को। अब हम एक एक करके सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज जो हैं ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम कहते हैं स्पीसीज। हमने देखा था स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो की स्पीसीज हो गई। पोटैटो की स्पीसीज है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम एक जीनस है जिसमें ट्यूबरोसम के अलावा और भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोनजेना। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैंथेरा लियो, ये लॉयन की स्पीसीज है। यहाँ पैंथेरा जीनस है जिसमें और भी स्पीसीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज जो है उसका नाम है होमो सेपियंस। अब बात करते हैं जीनस। तो जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है उनको मिला करके जीनस बनाया जाता है। एक ही जीनस की जो स्पीसीज होती है उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है और अलग अलग जीनस की जो स्पीसीज होती है उनमें सिमिलरिटीज कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पोटैटो एंड ब्रिंजल, अभी हमने इनके बॉटनिकल नेम देखे थे। पोटैटो में हमने कहा था सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल में हमने कहा था सोलेनम मेलोनजेना। तो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन दोनों का जीनस सेम है सोलेनम, तो दोनों सेम जीनस की स्पीसीज हैं, इसलिए इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती है। इसी तरह से लॉयन जिसका नाम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड जिसका नाम है पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, तीनों का जीनस कॉमन है विच इज पैंथेरा, इसलिए तीनों के अंदर कई सारी सिमिलरिटीज मिलती हैं। तीनों प्रेडेटरी हैबिट के होते हैं, तीनों वाइल्ड कैट्स की कैटेगरी में आते हैं और इस तरह से और भी कई सिमिलरिटीज इनमें कार्निवोरस होते हैं, इनके अंदर देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कोई अदर जेनेरा, कोई अलग सा जीनस हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीनस फेलिस जिसके अंदर केट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉयन और टाइगर इनका जीनस सेम है, तो इनके अंदर सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलेगी, डिसिमिलरिटीज कम मिलेगी। और लॉयन और केट को अगर हम देखेंगे तो दोनों का जीनस अलग अलग है, तो लॉयन और टाइगर के कंपैरिजन में लॉयन और केट के अंदर सिमिलरिटीज कम होंगी और डिसिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी। अब बात करते हैं फैमिली। तो फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, आपस में रिलेटेड जीनस को मिला करके फैमिली बनाई जाती है। अब जैसे जैसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते जाते हैं, सिमिलरिटीज जो है वो कम होती जाती है और डिसिमिलरिटीज जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के अंदर सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, स्पीसीज से बड़ी कैटेगरी है जीनस, तो एक ही जीनस के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर सिमिलरिटीज जो है वो स्पीसीज के कंपैरिजन में कम होंगी। अब जीनस से बड़ी कैटेगरी आ गई है फैमिली, तो एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर सिमिलरिटीज जीनस और स्पीसीज के मेंबर्स के कंपैरिजन में कम होती है। फिर प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो फैमिलीज बनाई जाती है, आपने नाम सुने होंगे मालवेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, ये सभी प्लांट फैमिलीज जो बनाई जाती है ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे बनाई जाती है। वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब है जिसमें हम रूट, स्टेम, लीव्स के कैरेक्टर्स को देखते हैं, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स का मतलब है जिसमें हम मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर हम प्लांट फैमिलीज के कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके अभी जो हमने जीनस पढ़ा था सोलेनम, इसी तरह से कुछ और जेनेरा है पिटूनिया और धतूरा, ये सभी जेनेरा जो है ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं विच इज सोलेनेसी।
एनिमल्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जीनस पैंथेरा जिसके अंदर लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं, और जीनस फेलिस जिसके अंदर केट्स आते हैं, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं विच इज फेलिडी। इसी तरह से अगर हम डॉग्स और केट्स को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर हमको कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी, कुछ डिसिमिलरिटीज भी मिलेंगी। डिसिमिलरिटीज का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। केट की फैमिली फेलिडी है और डॉग्स की फैमिली जो है वो कैनिडी है। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये फैमिलीज का ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज मिलकर के ऑर्डर बनाती है। एक ही ऑर्डर के अंदर जो जेनेरा आते हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज कम होंगी एज कंपेयर टू दी डिफरेंट जेनरा ऑफ सेम फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली के जो जेनरा होंगे उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होगी, लेकिन एक ही ऑर्डर के जो जेनरा होंगे उनके अंदर सिमिलरिटीज कम होंगी। हमने पहले भी समझा है कि जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी और डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स के केस में हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी। ये जो फैमिलीज हैं ये एक ही ऑर्डर को बिलोंग करती है विच इज पॉलीमोनियल्स। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली को फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे सेम ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। इसी तरह से एनिमल्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अभी जो हमने फैमिलीज देखी थी, केट्स की फैमिली फेलिडी और डॉग्स की फैमिली कैनिडी, ये दोनों सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्निवोरा। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है क्लास। तो कई सारे ऑर्डर्स मिलकर के क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी जैसे हमने देखा था कि टाइगर, केट और डॉग इन सब का ऑर्डर है कार्निवोरा। इसी तरह से गिब्बन, गोरिल्ला और मंकी इन सब का ऑर्डर होता है प्राइमेटा। तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इनका ऑर्डर प्राइमेटा और टाइगर, केट और डॉग इनका ऑर्डर कार्निवोरा। प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों ऑर्डर्स जो हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं विच इज मेमेलिया। मेमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा के अलावा और भी कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है फाइलम। तो क्लासेस आपस में मिलकर के फाइलम बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स का अगर हम एग्जांपल लें तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी की जो क्लासेस हैं वो आपस में मिलकर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी फाइलम बनाती है। इन सभी का फाइलम है कॉर्डेटा, जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे इन सब के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और इन सभी का जो न्यूरल सिस्टम है वो डोर्सल एंड होलो, बॉडी की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ट्यूबुलर होता है, होलो होता है। इसी तरह से प्लांट्स के केस में जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाली क्लासेस होती हैं वो आपस में मिलकर के हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाती है जिसको हम कहते हैं डिवीजन। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है किंगडम। एनिमल्स के केस में जो डिफरेंट एनिमल फाइला हैं वो सभी आपस में मिलकर के हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाते हैं जिसको कहते हैं किंगडम, और सभी एनिमल्स के किंगडम का नाम है किंगडम एनिमेलिया, जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। इसी तरह से प्लांट्स के केसेस में जो डिफरेंट डिविजन्स होते हैं वो सभी प्लांट डिविजन्स आपस में मिलकर के हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं किंगडम, किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया को सिंपली हम एनिमल किंगडम और किंगडम प्लांटी को हम सिंपली प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो हमने देखा हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है किंगडम और लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है स्पीसीज। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी कि लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी से हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, यानी कि सिमिलरिटीज कम होती जाती है और डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना लोअर टेक्सा होगा उसके मेंबर्स के अंदर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज उतना ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम हायर टेक्सा की तरफ बढ़ते जाएंगे उसके मेंबर्स के बीच में सिमिलरिटीज कम होती जाएगी और डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी तो उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट होता जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हायर टेक्सा में जाने पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को और अच्छे से समझने के लिए अब हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म
उनका बायोलॉजिकल नेम, उनका कॉमन नेम और उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करें मेन, तो इनका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। यहाँ पे हम जानते हैं फर्स्ट वर्ड होमो जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड सेपियंस जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन के लिए जीनस हो जाएगा होमो, इनकी फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और इनका फाइलम है कॉर्डेटा। इसी तरह से हम बात करें हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, तो इनका जीनस हो जाएगा मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसी तरह से हम प्लांट्स के एग्जाम्पल देखें, यानी कि मैंगो की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस हो जाएगा मेंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी और डिवीजन, प्लांट्स के केस में हम फाइलम की जगह वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, इसका डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें वीट, तो इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, इसी को ग्रेमिनी भी कहा जाता है, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी और इसका डिवीजन भी हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट व्हाट इज लिविंग, सेकंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और फोर्थ टेक्सोनोमिकल एड्स। तो हमने अभी तक 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे विच इज टेक्सोनोमिकल एड्स। तो स्टूडेंट्स, किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस स्पीसीज के किसी एक सिंगल प्लांट या एनिमल को मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करते हैं। तो ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे या एनिमल, इन मॉडल ऑर्गेनिज्म को ही कहा जाता है स्पेसिमेंस। और बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इन स्पेसिमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स डेवलप की हैं और इन मेथड्स को ही कहा जाता है टेक्सोनोमिकल एड्स। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हैं, सबसे पहला है हर्बेरियम, सेकंड बॉटनिकल गार्डन्स, नेक्स्ट म्यूजियम, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क और नेक्स्ट है की। तो ये सभी टेक्सोनोमिकल एड्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टेक्सोनोमिकल एड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है ये एक स्टोर हाउस होता है जहां पर प्लांट्स स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है। प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। हर्बेरियम शीट जो है ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की एक पेपर की शीट होती है, एक स्टैंडर्ड साइज इस शीट का होता है। इस स्टैंडर्ड साइज की जो पेपर शीट है, इस शीट के ऊपर एक प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके, सुखा करके और प्रेस करके इसके ऊपर चिपका दिया जाता है और एक कॉर्नर में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है। इस तरह से हर्बेरियम शीट्स को प्रिपेयर करके हर्बेरियम के अंदर उनको स्टोर किया जाता है। जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में हर्बेरियम तैयार करने के लिए प्लांट की एक ऐसी ट्विग, ऐसी टहनी को लिया जाता है जिसमें कम से कम एक फ्लावर भी आ जाए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस तरह से हर्बेरियम शीट्स को तैयार करके उन हर्बेरियम शीट्स को स्टोर हाउस में अरेंज किया जाता है। हर्बेरियम शीट्स का अरेंजमेंट जो है वो किसी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि सेम फैमिली की जो हर्बेरियम शीट है उनको पास पास रखा जाएगा और अलग अलग फैमिलीज की जो हर्बेरियम शीट है उनको दूर दूर रखा जाएगा। और इस तरह से हर्बेरियम की फॉर्म में जो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस है उनको डिस्क्रिप्शन के साथ में स्टोर किया जाता है और ये फ्यूचर स्टडीज के लिए रेफरेंस का काम करते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप एक हर्बेरियम शीट देख सकते हैं जिसमें एक प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके, प्रेस करके अटैच किया गया है। हर्बेरियम शीट के साथ में एक लेबल अटैच होता है जिस पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होती है, जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन,
उस प्लांट का इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम और उसका बॉटनिकल नेम, साथ ही उस प्लांट की फैमिली को मेंशन किया जाता है और उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम। इस तरह की इंफॉर्मेशंस को हर्बेरियम के लेबल के साथ में लगाया जाता है और इस तरह से जो हर्बेरियम तैयार होते हैं, हर्बेरियम का प्लूरल यहाँ पे लिखा है हर्बेरिया, इस तरह से जो हर्बेरिया या बहुत सारे हर्बेरियम गार्डन्स हमने तैयार कर रखे हैं, ये फ्यूचर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए रेफरल सिस्टम का काम करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बॉटनिकल गार्डन्स। ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पर रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन को रखा जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एनिमल्स के कलेक्शन के लिए हमारे पास जूलॉजिकल पार्क या जू होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के कलेक्शन के लिए लिविंग रेफरेंस के लिए हम बॉटनिकल गार्डन्स को यूज करते हैं। यहाँ पर प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है और हर प्लांट के साथ में एक लेबल को अटैच किया जाता है जिस पर उस प्लांट का साइंटिफिक या उसका बॉटनिकल नेम लिखा होता है और उस प्लांट की फैमिली को मेंशन किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन के कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, जैसे क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और इसी तरह से तीसरा है हमारे पास नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इनका एक अपना बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स को जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में बायोलॉजिकल म्यूजियम्स बनाए जाते हैं। इन म्यूजियम्स के अंदर प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। यहाँ पर म्यूजियम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है और इन कंटेनर्स के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस रखे जाते हैं जिससे कि ये स्पेसिमेंस जो हैं लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। म्यूजियम्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को ड्राई स्पेसिमेंस की फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जाता है। कुछ स्मॉल एनिमल्स जैसे इंसेक्ट, इनको इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है जिसके लिए इंसेक्ट को कलेक्ट करके उसको किल किया जाता है और इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर इनकी पिनिंग कर दी जाती है। और जो लार्जर एनिमल्स है यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, इनके स्पेसिमेंस के अंदर से जो वेट मटेरियल है उसको निकाल करके इनकी कॉटन या दूसरे ड्राई मटेरियल से स्टफिंग की जाती है और फिर इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। कई म्यूजियम्स के अंदर जो एनिमल बोन्स हैं या एनिमल स्केलेटन हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। ये एनिमल्स ह्यूमन केयर में रखे जाते हैं और जूलॉजिकल पार्क्स की हेल्प से हमको वाइल्ड एनिमल्स के फूड हैबिट और बिहेवियर्स को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पर इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की मैक्सिमम कोशिश की जाती है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है की। कीज जो होती है ये जनरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर्स पे बेस्ड होती है जिसे हम कपलेट कहते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में हमको चॉइस करना होता है और इस चॉइस की वजह से हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर में से एक कैरेक्टर को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और दूसरे कैरेक्टर को हम रिजेक्ट कर देते हैं। समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास यहाँ पर 6 एनिमल्स हैं, कैट, बेट, फ्रॉग, कोबरा, शार्क एंड पिजन। अब इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको क्लासिफाई करने के लिए हम की को किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, हमने एक कैरेक्टर चूज किया एक्सटर्नल ईयर और हमने कहा कि की में जो कैरेक्टर होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है, कपलेट की फॉर्म में होता है। तो एक्सटर्नल ईयर वाला जो फीचर है इसमें हमारे पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो इस बेसिस पे अब हम इन एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। जब हमने कहा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट्स, तो इन 6 एनिमल्स में से कैट और बेट, ये 2 एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी चारों एनिमल्स जो हैं उनके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। तो जब हम कहेंगे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट तो इसमें 2 एनिमल्स आएंगे, कैट और बेट। इनको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट की यूज करेंगे विच इज विंग्स।
अगेन यहाँ पे हमारे पास एक कपलेट होगा, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होगा, विंग्स प्रेजेंट एंड विंग्स एब्सेंट। तो जब हम कहेंगे विंग्स प्रेजेंट तो हम सेलेक्ट करेंगे बेट, एंड जब हम कहेंगे विंग्स एब्सेंट तो हम सेलेक्ट करेंगे केट। तो इस तरह से की हेल्प से हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वापस हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। जब हमने कहा था एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो उसमें हमारे पास ये 4 एनिमल्स आ गए थे, फ्रॉग, कोबरा, शार्क एंड पिजन। अब इनको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हमने नेक्स्ट की को यूज किया है, विच इज विंग्स। फिर हम कहेंगे विंग्स प्रेजेंट एंड विंग्स एब्सेंट। तो जब हम कहेंगे विंग्स प्रेजेंट तो इन चारों में से एक सिंगल एनिमल यानी कि पिजन, पिजन के पास में विंग्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर पिजन आ जाएगा। और विंग्स एब्सेंट में ये तीनों एनिमल्स आ जाएंगे, फ्रॉग, कोबरा एंड शार्क। तो इनको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर यूज करेंगे गिल्स। अगेन हम एक कपलेट बनाएंगे, गिल्स प्रेजेंट एंड गिल्स एब्सेंट। जब हम कहेंगे गिल्स प्रेजेंट तो उसके अंदर शार्क आ जाएगी क्योंकि ये एक फिश है, और हमारे पास 2 एनिमल्स बच जाएंगे, फ्रॉग एंड कोबरा। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर यूज करेंगे, नेक्स्ट की यूज करेंगे विच इज लिम्स। अगेन ये पेयर की फॉर्म में होंगे, लिम्स प्रेजेंट एंड लिम्स एब्सेंट। तो जब हम कहेंगे लिम्स प्रेजेंट तो हम कहेंगे फ्रॉग, और जब हम कहेंगे लिम्स एब्सेंट तो हम कहेंगे कोबरा। तो इस तरह से हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए टेक्सोनॉमिकल कीज का यूज करते हैं। की के अंदर हर एक स्टेटमेंट को एक लीड कहा जाता है, जिसकी हेल्प से हम एनिमल को आइडेंटिफाई करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए अलग अलग तरह की कीज को यूज किया जाता है। कीज जो हैं ये जनरली एनालिटिकल होती है इन नेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। और ये जो कीज हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन कैरेक्टर्स। कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जैसे फ्लोरा। फ्लोरा जो है ये किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उनके हैबिटेट का एक अकाउंट होता है, जिससे हमको किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली प्लांट स्पीसीज की एक इंडेक्स मिल जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है मैनुअल्स। मैनुअल्स जो हैं ये किसी एरिया में मिलने वाली स्पीसीज और उनके नाम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एनीथिंग, और ये जो लिस्ट है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम लिस्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कैटालॉग के कुछ एग्जांपल हैं जैसे लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली सभी स्पीसीज की हम लिस्टिंग कर दें तो उसे भी हम कहेंगे कैटालॉग। या इसी तरह से हम किसी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की अगर लिस्टिंग कर दें तो उसे भी हम कह सकते हैं कैटालॉग। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है क्योंकि हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है, बट आई होप जो हमने पढ़ा है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।